हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन का अगला पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने रेडिएशन स्टार्ट कर दिया था। रेडिएशन के बारे में हमने जो जानकारी लास्ट लेक्चर में दी थी वो ऐसे थी कि रेडिएशन ये सबसे फास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रहता। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स थे, एक था कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा था रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ठीक है ना। उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है और वो एक साथ ट्रैवल होती है और वो हीट को कैरी करता है। हीट कैरी करने वाली वेव जो होती है उसको इंफ्रारेड रेस कहते हैं। इनकी वेवलेंथ लाइट वेव से ज्यादा रहती, यानी 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आगे। अगर एग्जैक्ट लेना चाहो तो 7.8 × 10⁻⁻8 मीटर से लेके 4 × 10⁻⁻4 मीटर तक। यह आपके रेडिएशन के बारे में डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर टकराती है उसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब होती, कुछ रिफ्लेक्ट होती, कुछ ट्रांसमिट होती है। सो जो टोटल हीट टकराई थी उसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई। ये भी हमने इक्वेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे 3 टर्म्स पढ़े थे। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी क्या? कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ कितने में से। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कितना हीट रिफ्लेक्ट हुआ कितने में से। और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन यानी क्या? कितना हीट ट्रांसमिट हुआ आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट। इस तरीके से हमने ART पढ़ा था। बाद में हमने पढ़ा था अगर A1 है तो इसका मतलब वो 100% एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर R की वैल्यू 1 है तो 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर T की वैल्यू 1 है तो 100% ट्रांसमिट कर रहा है हीट को। आपका और एक फॉर्मूला बना था A + R + T = 1। ये भी एक फॉर्मूला बना था। अगर T की वैल्यू 0 है यानी ट्रांसमिशन 0 है तो A + R = 1। इससे क्या पता चला था? अगर गुड एब्जॉर्बर इज ए बैड रिफ्लेक्टर या तो गुड रिफ्लेक्टर इज ए बैड एब्जॉर्बर, ये हमने यहां से प्रूव किया था, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। बेटा जो रेडिएशन पढ़ रहे हैं वो रेडिएशन में कितने लॉज है वो लिस्ट मैंने आपको यहां पे दी हुई है। ये मैक्सवेल के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वो। इसके बाद इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिविटी क्या होता है वो। बाद में ब्लैक बॉडी, उसमें भी फेरिस ब्लैक बॉडी। उसके बाद प्रीहोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बाद में किरचॉफ्स लॉ। इसके बाद स्टीफन्स लॉ। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और सोलर कांस्टेंट। इतनी चीजें हमें रेडिएशन में पढ़ना है, ठीक है। अब रेडिएशन के ऊपर हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, या तो कंडक्शन पे या तो रेडिएशन पे। ज्यादातर क्वेश्चन रेडिएशन पे फ्रेम होते हैं। अब इसमें बेटा E का मतलब क्या है? E का मतलब इमिसिव पावर। इमिसिव पावर या कोफिशिएंट ऑफ इमिशन, ऐसा भी आप उसको कह सकते हो। इमिसिव पावर यानी अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका इमिसिव पावर होता है। जैसे ये कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का सरफेस एरिया मान लेते A। जनरली स्पेरिकल बॉडी का सरफेस का एरिया यानी सरफेस एरिया वो रहता है 4πr²। अगर उसकी रेडियस है R तो बेटा बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन रखा जाए तो उसमें से कोई भी हीट रेडिएट नहीं होती। लेकिन अगर 0 केल्विन के ऊपर इसका टेम्परेचर है तो फिर इसमें से हीट रेडिएट होती है, यानी इसमें से वेव बाहर निकलती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहा तो वेवलेंथ कम रहती है।
और टेम्परेचर अगर कम रहा तो वेवलेंथ ज्यादा रहती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना आप। इसके बाद इसके पूरे ए सरफेस एरिया से जितना हीट रेडिएट होगा यूनिट टाइम में, बराबर ध्यान दो बेटा, ये पूरे सरफेस एरिया से जितना हीट एक सेकंड में रेडिएट होगा उसे आप इमिसिव पावर कहते हो। इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, इससे रेडिएट होने वाली हीट, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसके एक एरिया से एक सेकंड में जितनी हीट इमिट होती है उसे इमिसिव पावर कहते हैं। इमिसिव पावर यानी क्या बेटा, अगर हम लोग कह दे कि इससे 100 जूल की हीट इमिट हो रही है, किससे, इससे 100 जूल की हीट इमिट हो रही है, इसका एरिया है मान लो 2 मीटर स्क्वायर और एक टाइम ले लेते हैं हम 2 सेकंड। 2 सेकंड में 2 मीटर स्क्वायर एरिया से 100 जूल की हीट इमिट हो रही है, तो इमिसिव पावर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बेटा 25। ये क्या हुआ, 25 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा हो गया ना ये। यानी एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 25 जूल हीट इमिट होता है, ये उसका इमिसिव पावर हुआ। क्लियर था? सो ये हो गया आपका इमिसिव पावर। क्या है बेटा आपका इमिसिव पावर, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब हीट अपॉन टाइम यानी आप इसको पावर भी कह सकते हो, ये पावर अपॉन एरिया आ गया। ठीक है, इमिसिव पावर यानी पावर अपॉन एरिया, ये हीट अपॉन टाइम यानी इसको आप पावर कह सकते हो। इसको ले सकते हो आप वैट पर मीटर स्क्वायर। तो इमिसिव पावर का यूनिट क्या क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या तो फिर जूल पर सेकंड यानी वैट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ रहे हैं। इसका डायमेंशन अगर कहा जाए तो डायमेंशन कैसे आएगा, जैसे हीट इज नथिंग बट वर्क डन, हीट इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन एरिया यानी साइड का स्क्वायर, टाइम का टी, वर्क डन यानी क्या रहता बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की जगह पे ले लो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक एल कैंसिल हो जाएगा, फोर्स का क्या रहेगा m1 l1 t माइनस 2, ये हो गया फोर्स का, और नीचे क्या दिया हुआ है L और ये दिया है T। अब आप इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो गया तुम्हारा m1, अब ये LL कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, T -3। ये बेटा आपका इमिसिव पावर का डायमेंशन हो गया। इमिसिव पावर का यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, ये आपको बताते आना चाहिए। ये हो गया आपका एसआई में, ये हमने एसआई यूनिट ले लिया। अगर आप सीजीएस लेना चाहो तो जूल की जगह पे कैलोरी लेना, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना, और ये सेकंड, ये आपका सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन ये बताते आना चाहिए। नेक्स्ट, अब बेटा इमिसिव पावर में एक नया टर्म मॉडिफाई हुआ, वो है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब ये चीज क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये चीज नई कहां से आ गई, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये बॉडी है एट टेम्परेचर T, अब यहां से ये वाली वेव, ठीक है, और ये वेव, और एक ले लेते हैं ऐसी वेव। अब देखो बेटा, ये हो सकता है कि ये वाली बॉडी ज्यादातर ये वेवलेंथ को एक्सेप्ट करे, बराबर ध्यान देना आप। तो ये वाली बॉडी बड़ी वेवलेंथ को बहुत कम ले रही है, ये वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, इसको बहुत कम इमिट कर रहा है या कम एब्जॉर्ब करेगा। इमिटिव पावर या तो एब्जॉर्प्टिव पावर। ये जो वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है या तो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। ठीक है ना, दोनों भी आप ले सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा इमिट भी कर सकता है, ये भी आपका लॉ है। इसके बाद यहां देखना बेटा, अगर हमने कहा
कि इस बॉडी की इमिसिव पावर इतनी है, तो इमिसिव पावर ज्यादा है या कम है ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी इस वेवलेंथ को ज्यादा इमिट करती होगी। इसके अलावा इसी टेम्परेचर पे दूसरी बॉडी इस वेव को ज्यादा इमिट करता होगा। तो इस बॉडी की इमिसिव पावर उसके सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड है। ठीक है बेटा, कि ये वाला वेवलेंथ रहा तो इसको ये ज्यादा इमिट करेगा, लेकिन अनादर बॉडी हो सकती है जो उसी टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ को ज्यादा इमिट करे। इसलिए आपको बताना है कि इमिसिव पावर इस वेवलेंथ की कितनी है। ठीक है ना, पर्टिकुलर ये वेवलेंथ की, या तो इमिसिव पावर बताओ पर्टिकुलरली ये वेवलेंथ की, या तो इमिसिव पावर बताओ इस वेवलेंथ की, ऐसे। सो इमिसिव पावर आपको बताना है उस वेवलेंथ की, तो उसे आप कहोगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, यानी अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। ये ऐसा लोगे बेटा। अब ये वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया मैंने, यानी उस वेवलेंथ के रिलेटेड इमिसिव पावर बताओ, क्योंकि ये जो बॉडी है ये तो बहुत सी वेव्स इमिट कर रहा है, कोई बड़ी वेव है, कोई छोटी वेव है, कोई मीडियम वेव है, लेकिन पर्टिकुलरली इसी वेव का या तो इसी वेव का या तो इसी वेव का उसका इमिसिव पावर कितना है, तो वो हो गया अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ। सो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब इसमें एक चीज देखना बेटा, मैंने क्या कहा, इसको कह देते हम लोग ई लैम्डा 1, इसको कह देते ई लैम्डा 2, इसको कह देते ई लैम्डा 3, इसको कह देते हैं ई लैम्डा 4। ये वाली बॉडी बहुत से वेवलेंथ इमिट करेगी, छोटे से लेके बड़े तक, यानी लैम्डा 0 से लेके इंफिनिटी तक। एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी बॉडी हायर टेम्परेचर पे 0 वेवलेंथ से लेके इंफिनिटी तक के वेवलेंथ इमिट कर सकता है, ये सब पॉसिबल है। ठीक है ना, 0 की वेवलेंथ शायद हो ही ना, 0 की वेवलेंथ बोले तो 0 ही हो गया हो, और इंफिनिटी तक बोले तो बहुत लार्ज वैल्यू तक। अब अगर मैं ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा कर दूं, ये इसको लैम्डा को इधर भेज दिया, इसको स्मॉल वेवलेंथ के दिया, स्मॉल वेवलेंथ डी लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ की रेंज क्या रहती है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ऐसे कोई भी रह सकता है, 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 4000 या 5400 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ऐसे रह सकता है। ये सभी वेव्स यहां से इमिट हो रही है। हमने कह दिया एक स्मॉल वेवलेंथ ले लिया डी लैम्डा, यानी 4000 से लेके 4100 तक, तो ये स्मॉल वेवलेंथ ले लिया, और वो स्मॉल वेवलेंथ यानी 4000 से लेके 4100 तक, 4000 से लेके 4100 तक, सो उतनी स्मॉल वेवलेंथ को ले लिया डी लैम्डा, और उसी से रिलेटेड इमिसिव पावर इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि ये जो आंसर दे रहा है ये अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसी का दे रहा है, मान लो। लेकिन ऐसे तो हमको सभी वेव्स का मिलाएंगे तब जाके टोटल बॉडी का इमिसिव पावर आएगा। सो इमिसिव पावर ऑफ टोटल बॉडी, ये टोटल बॉडी का, तो यहां से अलग वेव है, 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 तो ये जो मैंने लिखा था ई लैम्डा, ये पर्टिकुलर इमिसिव पावर इसी का लिया था, इंटू डी लैम्डा कर दिया स्मॉल रेंज के लिए। तो हमें सिर्फ इसी का इमिसिव पावर यानी टोटल नहीं होता, आपको ऐसे छोटे 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 यानी सभी को जोड़ना होगा, यानी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर पूरे बॉडी का, उसका 0 से लेके लैम्डा तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक की पूरी वेव्स, 0 से लेके इंफिनिटी तक वो जितनी भी वेव इमिट करेगा उन सभी वेव का इमिसिव पावर हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल बॉडी का इमिसिव पावर मिलेगा। बेटा ये एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। ठीक है ना, जेडब्ल्यू एडवांस में वगैरह इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखो बेटा,
जैसे कोई भी बॉडी है टी टेम्परेचर पे, अब पर्टिकुलर ये वेव को, यानी ये वेवलेंथ, इस वेवलेंथ के वो 4 वेव्स को इमिट कर सकता होगा, इस वेवलेंथ के 4 वेव्स वो इमिट कर सकता है। ये उसका स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है। स्पेक्ट्रल कह दिया ने पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, और इमिसिव पावर कहा तो पूरे वेव्स, जितने भी वेव्स निकलेगी वो यानी इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल कह दिया तो पर्टिकुलर उस वेवलेंथ के, सो पर्टिकुलर इस वेवलेंथ के 4 वेव्स ये इमिट कर सकता है। तो बेटा जब एब्जॉर्ब करने की बात आएगी, जब ये बॉडी को बाहर से वेव एब्जॉर्ब करने की बात आएगी, तब ये बराबर इस वेवलेंथ के 4 वेव्स ही एब्जॉर्ब करेगा। यानी इस वेवलेंथ की अगर ये 4 वेव इमिट कर सकता है पर सेकंड पर एरिया, पर यूनिट एरिया, तो बराबर 4 ही वेव को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये मान लेते छोटी वेव्स। अब ये बेटा इस वेवलेंथ की ये 2 ही वेव को इमिट कर सकता है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो जब इसको एब्जॉर्ब करने की बात आएगी तब भी ये 2 ही वेव को एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? सो ये भी आपका एक नया पॉइंट याद रखना कि जितना उसकी एब्जॉर्बिंग पावर रहती, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिंग पावर, उतना ही उसका स्पेक्ट्रल इमिशन पावर भी रहती, दोनों इक्वल रहता। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर बॉडी। अब ये देखो ना, अगर हमने 2 सेम बॉडी कंसिडर की, दोनों सेम बॉडीज है, ये ले लिया हमने ऑर्डिनरी, सेम डायमेंशन है ऑर्डिनरी बॉडी, और ये ले लिया हमने ब्लैक बॉडी। एक ऑर्डिनरी बॉडी ले लिया, एक ब्लैक बॉडी ले लिया, दोनों सेम डायमेंशन के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी मान लो इतनी वेव इमिट कर रही है, सो ब्लैक बॉडी बहुत ज्यादा वेव्स को इमिट करेगा। ये ऐसे ऑर्डिनरी बॉडी कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, कम हीट को इमिट करता है। वही अगर ब्लैक बॉडी रहा तो वह 100% सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और सभी को इमिट करता है। एब्जॉर्ब जब करना है तो सभी वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब इमिट करने की बारी आएगी तब पूरे वेव्स को इमिट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ऑर्डिनरी बॉडी हो सकता है कि 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट की वेव को रिफ्लेक्ट कर दे, लेकिन हो सकता है 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर ले। यानी ऑर्डिनरी बॉडी क्या रहता, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता, जबकि कुछ कुछ वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता। यह ऑर्डिनरी बॉडी का नेचर होता है। वही अगर आपका ब्लैक बॉडी यानी क्या, सो ब्लैक बॉडी छोटी वेव को भी एब्जॉर्ब करेगा, तो बड़ी वेव रही तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, उससे भी बड़ी वेव रही तो भी एब्जॉर्ब करेगा। सो ब्लैक बॉडी यानी विच एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इनकी इमिट करने की बारी आई, अगर इनको टेम्परेचर T दे दिया जाए तो अब ये इमिट करेंगे। अगर इनको इमिट करने की बारी आई तो ये पूरे वेव्स को इमिट करता, छोटी वेव को भी इमिट करेगा, बड़ी वेव को भी इमिट करेगा, और भी बड़ी वेव को इमिट करेगा। यानी 0 से लेकर लैम्बडा तक की सभी वेवलेंथ को ये इमिट कर सकता है, अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो। वही ऑर्डिनरी बॉडी कुछ ही वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और कुछ ही वेव्स को इमिट कर सकता है। क्लियर इतना? तो इसका एब्जॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा रहेगा किसका? ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब, और इमिट करने की बारी आई तो 100% इमिट। समझा? लेकिन रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन ये 0 रहेगा। ये कितना रिफ्लेक्ट करेगा तो 0, कितना ट्रांसमिट करेगा तो 0, कितना एब्जॉर्ब करेगा तो 100%, कितना इमिट करेगा तो 100%। ये होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आई हुई हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे हीट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। ट्रांसमिट भी नहीं होता ऐसा, ठीक है ना?
यानी हीट रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, हीट ट्रांसमिट भी नहीं होती। 100% या तो एब्जॉर्ब या तो 100% इमिट। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी इज ए आइडियल बॉडी। अब हमें दो सेम बॉडी का परफॉर्मेंस चेक करना है। ये ऑर्डिनरी बॉडी, ये ब्लैक बॉडी। अगर हमें इस बॉडी का परफॉर्मेंस चेक करना है तो हम उसको कंपेयर करेंगे आइडियल से। आइडियल बोले तो क्या, ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी कितना हीट इमिट कर सकता है और ऑर्डिनरी बॉडी कितना इमिट कर रहा है, दोनों का रेशो यानी इमिसिविटी। इमिसिविटी यानी क्या, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी कंपेयर विथ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अंडर द सेम कंडीशन। अंडर द सेम कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ये देखना बेटा, ये हमारी ऑर्डिनरी बॉडी, ये हमारी ब्लैक बॉडी, ठीक है। दोनों के सेम डायमेंशन लिया, सेम टेम्परेचर लिया, तो सेम कंडीशन में ये कितना हीट इमिट करेगा और सेम कंडीशन में ब्लैक बॉडी कितना हीट इमिट करता है, इन दोनों का रेशो यानी इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी कंपेयर विद द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट इमिसिविटी। ये क्या है बेटा आपका, इमिसिविटी। So emissivity is the ratio of emissive power of any body compare with the emissive power of black body. Clear? Next. अब ब्लैक बॉडी बनाना कैसे, ठीक है ना। अब आपका एक फेरिस ने आपको एक मॉडल दिया। उसने कहा कि आइडियल ब्लैक बॉडी कैसे बनाना। तो एक ऐसे स्पेरिकल चेंबर लिया, ठीक है, इसको डबल वॉल किया, ये और एक वॉल दिया और इनके बीच में वैक्यूम रखा। वैक्यूम यानी यहां पे एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैक्यूम जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और यहां स्मॉल प्रोजेक्शन दे दिया ऐसा, ये ऐसे। अब जो भी हीट अंदर आएगी वो हीट ऐसे टकराएगी। 100% हीट आ गई मान लो, जो 100% हीट अंदर आ गई है उसमें से यहां पे कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहां से कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। अगर मान लो 100 में से 80% एब्जॉर्ब हो गया तो 20% रिफ्लेक्ट हुआ। वो 20% में का मान लो 5% एब्जॉर्ब हो गया, फिर 15% रिफ्लेक्ट हुआ, फिर 15% में से मान लो 10% यहां एब्जॉर्ब हो गया, बाद में ये यहां से यहां रिफ्लेक्ट हुआ तो यहां मान लो 2% एब्जॉर्ब हो गया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा तब मान लो यहां 1% एब्जॉर्ब हो गया। तो फेरिस ने जो ब्लैक बॉडी का मॉडल दिया उसमें उसने ऐसा स्पेरिकल चेंबर बनाया पूरा एक, उसको डबल वॉल किया, बीच में आपने इंसुलेशन रख दिया यानी वैक्यूम रख दिया, बिकॉज वैक्यूम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यहां से हीट बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। बेटा हीट कैरी करना अलग चीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट को ले जाना अलग चीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ हीट को लेके जाता है, ठीक है ना। अब ये जो हीट अंदर की तरफ आई थी इसका मैक्सिमम अमाउंट अंदर के अंदर ही ट्रैप हो गया। सो 99% से ज्यादा हीट अंदर के अंदर ही आपने ट्रैप कर ली। सो 100% एब्सॉर्बिंग पावर यानी ब्लैक बॉडी। तो फेरिस ने इस तरीके की ब्लैक बॉडी आपको बना के दी, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फेरिस ब्लैक बॉडी बताओ, तो आप ये बता देना स्पेरिकल बॉडी है, डबल वॉल्ड है, हीट जो अंदर आती है उसको अंदर के अंदर आप ट्रैप कर लेते हो, सो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब कर लेता, इसलिए ये आपकी आइडियल ब्लैक बॉडी करके कंसिडर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब द प्रीहोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अब देखना, प्रीहोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, अब ये देखना, मुझे एक बताओ, हीट कहां से कहां फ्लो होती, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। पहले ये माना जाता था कि हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ, लेकिन ये गलत था। बाद में आपको प्रीहोस्ट थियरी ने ये बताया कि लो टेम्परेचर बॉडी से भी हीट हाई टेम्परेचर को जाता है। ठीक है, यह हाई टेम्परेचर सराउंडिंग दे दिया मैंने, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है। सो ये थियरी के पॉइंट्स याद रखना कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हीट इमिट करता है, सराउंडिंग कुछ भी रहे, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहे, कम रहे या सेम रहे, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहने दो, एक का ज्यादा रहने दो, एक का कम रहने दो, कुछ भी होने दो, तो भी दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे को हीट एक्सचेंज करेंगे। यानी ये बॉडी लो टेम्परेचर पे है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, फिर भी ये भी हीट बाहर इमिट करेगा। सेम उसी तरीके से सराउंडिंग से भी हीट उसके तरफ आएगी। तो आपको पहला पॉइंट क्या हो गया कि लो टेम्परेचर बॉडी भी हीट इमिट करेगा, हाई टेम्परेचर बॉडी भी हीट इमिट करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पे है तो भी इमिट करेगा, सराउंडिंग लो टेम्परेचर पे है तो भी हीट इमिट करेगा। सो एवरी बॉडी इमिट द हीट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो लो टेम्परेचर वाले ने भी हीट इमिट किया, हाई टेम्परेचर वाले ने भी उसको हीट दिया, लेकिन ये बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब ये सराउंडिंग से ज्यादा हीट ले रहा है। जैसे ये हीट इमिट कर रहा है मान लो 2 जूल, तो ये हीट लेगा 5 जूल। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड। ठीक है, एब्सॉर्ब कर रहा है ज्यादा, तब इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हीट ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है। अब रिवर्स ले लेते, अगर ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है, ठीक है ना, तो ये हाई टेम्परेचर पे अगर है तो ये ज्यादा हीट को इमिट कर रहा होगा 5 जूल, ले रहा होगा कम 2 जूल। तो इस केस में क्या हुआ, ये हीट ज्यादा इमिट कर रहा है लेकिन वो ले भी रहा है, लो टेम्परेचर से हीट ले भी रहा है लेकिन कम ले रहा है। सो इसमें नेट फ्लो कहां पर रहेगा, हाई टू लो। ठीक है, सो इस केस में इसका टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। नेट फ्लो ऑफ हीट अगर कहा जाए तो हाई टू लो नेट फ्लो, क्योंकि ये देखो हाई टेम्परेचर वाला ज्यादा हीट इमिट कर रहा है और लो टेम्परेचर से वो कम हीट को ले रहा है, तो नेट फ्लो कहां से कहां हुआ। सो 3 का नेट फ्लो इस तरफ हुआ, 3 जूल का नेट फ्लो इस तरफ हुआ। समझ में आया इतना? यह है आपका प्रीहोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसका कहना है लो टेम्परेचर वाला भी हीट देता है और हाई टेम्परेचर से भी वो हीट लेता है, लेकिन हीट लेना अगर ज्यादा रहा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हीट लॉस करना ज्यादा रहा तो टेम्परेचर घटेगा। अब अगर जितना हीट वो लॉस करेगा उतना ही हीट अगर वो एब्सॉर्ब करे तो ये कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, और उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। सो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कब बना रहेगा, जब वो जितना हीट लॉस कर रहा है पर सेकंड उतनी हीट को वो एब्सॉर्ब करेगा पर सेकंड। तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसलिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये पूरा आपका प्रीहोस्ट थ्योरी था ऑफ हीट एक्सचेंज। ये सब आप रेडिएशन के अंदर पढ़ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, किरचॉफ्स लॉ अभी हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स लॉ, बेटा किरचॉफ्स लॉ है, सिंपल याद रखना, ए इक्वल टू ई। ए इक्वल टू ई का मतलब क्या हुआ,
कि गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो ए गुड इमिटर। यानी अगर ये बॉडी हीट को इमिट कर रहा है, ठीक है, अगर ये 1 सेकंड में मान लो 2 जूल हीट इमिट कर रहा है एक एरिया से, तो अगर इसको एब्जॉर्ब करना रहा तो उस वेवलेंथ की बराबर 2 जूल हीट को ही वो एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बताए, छोटी वेवलेंथ रही तो छोटी लेना, बड़ी रही तो बड़ी लेना, जो भी वेवलेंथ रहेगी वो, इसका जितना हीट इमिट करने की एबिलिटी है उतनी हीट इसकी गेन करने की या तो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। सो गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर। अगर वो किसी से इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब इमिट करने की बारी आई है तो उतनी ही क्वांटिटी में वो इमिट भी करेगा। सो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। अगर इसकी वैल्यू रही मान लो 0.7 तो इसकी भी वैल्यू होगी 0.7। इसका मतलब क्या हुआ, 70% हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो जब इमिट करने की बारी आएगी तो उस वेवलेंथ की 70% हीट को वो इमिट भी कर सकता है। तो जितना उसका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा उतना ही उसका कोफिशिएंट ऑफ इमिशन रहेगा। सो गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर, या तो उल्टा कह दो बैड एब्जॉर्बर इज ए बैड इमिटर। समझ में आया बेटा? इसके बाद जैसे मान लो ये बड़ी वेव को ये 20% ही एब्जॉर्ब कर पाता है, ऐसे बड़ी वेव यहां पे बहुत सी आ रही है और इस वेवलेंथ की सिर्फ 20% ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब इमिट करने की बारी आएगी तो ये बड़ी वेवलेंथ की सिर्फ वो 20% ही इमिट कर पाएगा। सो बैड एब्जॉर्बर इज ए बैड इमिटर फॉर पर्टिकुलर वेव।